हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आज ये क्लास आपको बहुत दिन बाद मिल रही है, अब इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हमने कहा था कि आपको लगातार फिजिक्स की क्लास मिलेगी, पर अब विडम्बना देखिए कि कहने के बाद से ही हमने आज काफ़ी दिन बाद ये क्लास डाली है। चलिए, हो सकता है मैं भी, अब तो प्रॉमिस नहीं करेंगे, पर पूरी फिजिक्स आपको मिल जाएगी अब। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर इसी क्रम में देखते हैं अपना। जो आज हमें चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है इलास्टिसिटी, यानी इसका मतलब क्या है, हमें आज जो पढ़ना है वो है प्रत्यास्था। दरअसल प्रत्यास्था है क्या, इन सबको समझने के लिए पहले हम लोग रिलैक्स होके आराम से चीज़ों को समझेंगे। बिंदास आएगा, मतलब एकदम जुड़ जाइए, देखिए आएगा। स्पीड बढ़ा के एक बार देख के दोबारा आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, और हेडिंग्स आप आराम से सुनेंगे, उसके बाद उसे आप कॉपी में लिख लेंगे, एकदम नोट्स टाइप का, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। तो दरअसल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, है ना। तो सॉलिड के बारे में हम लोग को समझेंगे। तो खैर वो सब समझेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात है, इनिशिएट करने के लिए एक सिंपल सी बात समझते हैं। हमें एक फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बिना फोर्स के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हम एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। तो हमें यह समझना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स आखिर क्या होता है। क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विरूपक बल। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इन साहब का काम है। क्या है विरूपक बल, आखिर क्या होता है। नाम में ही आ रहा है ना, विरूपक। इसका मतलब यह एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को विरूपित कर देता है। अर्थात विरूपित करने का मतलब क्या हुआ, समझते हैं। विरूपित करने का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी वस्तु की, किसी भी बॉडी की जो शेप होगा, जो उसका साइज होगा, उसमें ये तो परिवर्तन कर देगा। क्या करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी वस्तु की शेप और साइज में, आकृति और आकार में या तो ये परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने का क्या करेगा, प्रयास। जैसे हमने यहाँ पर इस मार्कर पे एक बल लगाया, देखिए बल लगाया, पर ऐसा नहीं हुआ कि ना तो इसका शेप बदला ना तो साइज बदला। तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि सर इसमें आपने डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया, अदरवाइज ये वस्तु विरूपित हो जाती, ये टेढ़ा हो जाता, टूट जाता, ऐसा कुछ होता। पर ऐसा नहीं है कि बल लगाने के पश्चात हमेशा विरूपण की क्रिया होगी ही। अगर हम बल लगाएंगे तो हो सकता है कि वस्तु विरूपित हो जाए या हो सकता है कि ना हो, बट हमने प्रयास तो किया ना। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी भी वस्तु पे, किसी भी बॉडी पे अगर हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु की आकृति और आकार में या तो परिवर्तन हो जाएगा या ये विरूपक बल क्या करेगा, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, दरअसल हमने शुरू किया इस बात को, तो आपको लिखना आना चाहिए। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ठीक ठाक है। तो आप नोट्स कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे विरूपक बल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विरूपक बल वह बल है जिसको अगर हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो यह उसकी आकृति और आकार को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स में जैसा आप चाहें लिख लीजिएगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि विरूपक बल क्या है। आखिर हम इन विरूपक बल को प्रत्यास्था पढ़ने में सबसे पहले ही लेके चले आए, ऐसा क्या कारण था, समझते हैं। दरअसल हमने बताया हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ठोस वस्तुएं पकड़ के लेके चले आते हैं। तो हमारे पास कोई एक पिंड है, हम गए मार्केट से खरीद के लेके आए, कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक रिजिड बॉडी या कोई भी नॉर्मल बॉडी हम लेके चले आए, ठीक है ना। बॉडी मतलब डोले सोले नहीं, पिंड। तो हम यहाँ से कोई भी एक पिंड लेके चले आए। अब उस पिंड पे हम करेंगे क्या, जो अपना बल लाए हैं ना पकड़ के, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको इस पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं होता क्या है। तो जब हमने कुछ वस्तुओं पे, कुछ बॉडी पे विरूपक बल लगाया तो हमने ये पाया कि वस्तु बड़ी खतरनाक निकली, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम कितना भी बल लगाते गए उस वस्तु में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमने किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाया जिससे उसके कणों के मध्य, दरअसल अगर कोई बॉडी है, ये कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ये किसी पार्टिकल से मिल के बना होगा, छोटे 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 कणों से मिलकर ही तो इस पिंड का, इस वस्तु का या हमारा तुम्हारा मकान, दुकान, जो कुछ भी है दुनिया में, सब किसी पार्टिकल से ही निर्मित हुए हैं, है कि नहीं। तो जब हमने इस पे विरूपक बल लगाया तो इसके कणों के मध्य, इनके बीच की दूरी, इनकी स्थिति, इनके आकार में किसी भी चीज़ से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ।
यानी हम ये कह सकते हैं हमें एक ऐसी वस्तु मिली जिस पे हमने विरूपक बल लगाया जिससे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझिए, अगर मैं इसको दबाऊं, मैं नहीं दबा पा रहा हूँ यार, इतना तगड़ा नहीं हूँ, पर हो सकता है कि तुम में से कोई इसे दबा दे, जो डोले सोले बनाया होगा, दबा देगा, पिचक जाएगा। ये व्यवहारिक बात है, पिचक जाएगा, है ना। नहीं पिचकेगा, ट्रक के नीचे रख देना, पिचक जाएगा। फिर भी नहीं पिचकेगा, रेलगाड़ी नीचे डाल देना, तब पिचकेगा। और नहीं पिचकेगा तो प्रेशर वाली जो मशीन आती है उसमें रख के दबा देना, ही चूर चूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी हो, है ना, कोई भी पिंड हम ले लें, उसके कणों के मध्य, है ना, अगर हम दूरी में परिवर्तन कर दें, इसका मतलब इसका आकार बदल गया, और परिवर्तन ना कर पाए, आकार नहीं बदला, तो विरूपक बल लगाने पे दुनिया में ऐसी कोई भी पिंड नहीं है जिसके कणों के मध्य स्थिति में परिवर्तन ना हो, अर्थात सबका आकार बदलेगा। पर हम मान लेते हैं जैसे हीरा हुआ, हीरा काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मजबूत होता है, यानी इस पे हम सामान्य विरूपक बल लगा के परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें एक वस्तु ये मिल गई जिसमें सामान्यतः हमने बल लगाया, विरूपक बल, कणों के मध्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेकेंड टाइप की हमें एक वस्तु मिली, जैसे हम स्टील ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, सोना चांदी कुछ भी ले लेते हैं। हमने ऐसे एक रॉड लिया, उसमें परिवर्तन किया, बल लगाया, हल्का सा टेढ़ा करके छोड़ दिया, वो कंपन करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, और कुछ देर बाद अपने स्थान पे आके रुक गया। या हल्का सा इसमें टेंसाइल फोर्स लगाया, ताना और छोड़ दिया, फिर ये अपने स्थान पर आके रुक गया। मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको ताना तो इसके कणों कण रहे होंगे, ये लंबा हो गया होगा, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ गई होगी, मतलब इसके कणों के मध्य की जो दूरी है, स्थिति है, इसमें परिवर्तन हो गया। और हमने ताना होगा बल लगा के, और इस बल ने इसकी आकृति, आकार बदल दिया ना, पतला हो गया होगा, तना होगा, तो इसका मतलब हमने विरूपक बल लगाया जिसकी वजह से इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो गया। पर हमने जैसे विरूपक बल हटा लिया, हम ताने थे, जैसे हमने छोड़ा, वस्तु अपनी अवस्था में वापस लौट आई। तो हमें कुछ वस्तुएं ऐसी मिली जिसपे हमने विरूपक बल लगाया और बल को हटाया, तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ गई। कुछ वस्तु ऐसी थी जिनमें हमने विरूपक बल लगाया पर बड़ी वाहियात वस्तु थी, कोई अंतर नहीं आया, अपने स्थान पे पड़ी थी, कणों के मध्य कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। और कुछ लोग इसमें बड़े पहलवान होंगे, वो इस वस्तु में हमने कहा बच्चा ले तान इसको, उसने ऐसा तान दिया कि दोबारा ये अपनी स्थिति में जाने का नाम ही नहीं लिया। यानी विरूपक बल लगाया, स्थिति और आकार में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो तीन प्रकार की हुई। एक ऐसी हुई जिस पे अगर हम विरूपक बल लगाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरी वस्तु ऐसी हुई जिस पे हम विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन तब तक जब तक विरूपक बल लगा है। जैसे ही हमने विरूपक बल हटाया, वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ली। और तीसरी वस्तु ऐसी हुई जिस पे हमने विरूपक बल लगाया, वो हमेशा के लिए विरूपित हो गई, दोबारा अपनी अवस्था में वापस लौटकर नहीं आई। कुछ लोग कहेंगे जैसे मिट्टी ले लो, खींच के छोड़ दो, अपने स्थान पर वो रह जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम समझे तो हमारे पास जो वस्तुएं हैं, है ना, जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो पिंड हैं, वो कितने प्रकार के हुए। अगर हम किसी बॉडी की बात करें, वो कितने प्रकार की हुई जिस पे हमने विरूपक बल लगाया, तो हमें मालूम चला हमें तीन प्रकार की बॉडी या तीन प्रकार की वस्तु या पिंड, आप कुछ भी कहें सर, सब सही है, हमें ये मिलेगा। और कौन कौन से तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट मिले थे, तो सबसे पहला एक ऐसा था जो बड़ा खतरनाक था, जिसे हमने कहा दृढ़ पिंड, यानी जिसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। यानी हो सकता है वस्तु ऐसी हो जिस पे विरूपक बल का कोई प्रभाव ना पड़े, पर याद रखना दुनिया में परफेक्ट पूर्ण इलास्टिक यानी पूर्ण रिजिड बॉडी कभी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी पे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उससे ज़्यादा बल लगा देंगे तो विरूपित हो जाएगा, है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो हमें एक मिला रिजिड बॉडी, ठीक है। इसके पश्चात हमने क्या कहा कि एक ऐसा था जिस पे हमने बल लगाया और वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ली। इसका मतलब ऐसी वस्तु को हमने नाम दिया प्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थ, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलास्टिक है, जिसको हमने विरूपक बल लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अपनी पुरानी अवस्था को वस्तु प्राप्त कर ली जब हमने विरूपक बल हटा लिया। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? प्रत्यास्थ वस्तुएं। और इसके पश्चात एक इलास्टिक मिली, तो अगली वाली हमें प्लास्टिक मिली, है ना। इसे हम प्लास्टिक हिंदी में भी कहते हैं। तो हमें अगली वस्तु मिली प्लास्टिक। अब कहेंगे प्लास्टिक वस्तु कौन सी होती है?
तो जिस पे विरूपक बल लगाने के पश्चात वस्तु अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त ना कर सके। जैसे इसी मार्कर को अगर हम ज़्यादा खींच देंगे तो वापस नहीं आ पाएगा। सटीक एग्जाम्पल, मिट्टी ले लीजिए, उसका रोल बनाइए, तानिए, क्या मिट्टी वापस आएगी? चू जाएगी, लपसी बन जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तीन प्रकार के, एक दृढ़ हो गया और एक हो गया प्लास्टिक और एक हो गया हमारा प्रत्यास्थ। अब प्लास्टिक तो दुनिया बैन कर रही है, उसको वो प्लास्टिक मत समझ लीजिएगा, इसको बगल करते हैं। दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा है तो आपको किसी क्लास में ये जरूर मिल जाएगा। तो दृढ़ पिंडों से हमें कोई लेना देना है नहीं। अब हमें मिला क्या? एक नई प्रकार की अवस्था जिसे हमने क्या कहा? प्रत्यास्था, है ना। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो प्रत्यास्थ है। इसमें कुछ स्पेशल लग रहा है कि हमने विरूपक बल लगाया, इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हुआ और ये पुनः अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब हमने दृढ़ पिंडों के बारे में पढ़ लिया है, पीछे आप जानते होंगे 11th में है ये, है ना। प्लास्टिक तो अभी हमें पढ़ना नहीं है, बचा हमारा प्रत्यास्थ। तो हमें आज पढ़ना है कि आखिर प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, आखिर प्रत्यास्थ वस्तु क्या है। तो हमने कहा कि प्रत्यास्थ वस्तु कैसी वस्तु है? जिस पर हमने विरूपक बल लगाया और वस्तु के आकार और आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन। लेकिन जब हमने यह बल हटाया तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ली। वस्तुओं के इसी गुण को ही प्रत्यास्था कहते हैं और ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। अब अगर आप समझदार होंगे तो फटाक से पहुंच करके बैक गियर लगा के फट से पूरी परिभाषा लिख लेंगे। तो प्रत्यास्था क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी, आखिर आपसे पूछा जाए प्रत्यास्था क्या है, हम धीरे धीरे अपने चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या कहा? प्रत्यास्था समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रत्यास्थ क्या है। तो हमने कहा वह वस्तु जिस पे विरूपक बल लगाएंगे, हटा लेंगे, वो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगी, ऐसी वस्तु को बोलेंगे प्रत्यास्थ। तो इसी गुण को बोलेंगे प्रत्यास्था। क्लियर? समझ में आ गया? इसका मतलब क्या था कि प्रत्यास्थ वस्तु, अब आपसे पूछो कोई प्रत्यास्था क्या है, तो वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पे वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेती है, इसी गुण को ही अपन लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था एक गुण है। बात समझ आ गया ना? किस चीज का गुण है? वस्तु की पुरानी अवस्था को प्राप्त करने का गुण है। पुरानी अवस्था प्राप्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने उस पर लगाया था एक बल। कौन सा बल? डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल। तो हमने क्या किया? प्रत्यास्था चैप्टर की शुरुआत तो कर ली बड़ी मेहनत से। चलिए भाई, शुरुआत हो गया अपना चैप्टर कि प्रत्यास्था आखिर है क्या। तो प्रत्यास्था में बेसिकली हम एक सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस पे विरूपक बल लगाएंगे। मैं बार बार वही बात को समझाया पड़ा हूँ आपको। आई थिंक आपको आ रहा होगा। हमारे भी लग रहा है कोई बीमारी हो गई है इस बात की कि हमको लगता है कि आपको नहीं आया होगा और एक ही बात को 20 बार बताए पड़ा हूँ। बट कोई बात नहीं यार, ऐसा बताने से समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं, चले फिर पढ़ते हैं। हाँ, आपकी आवाज़ तो हमारे पास नहीं आ रही पर देखते हैं। तो हमें समझना है कि आखिर प्रत्यास्था क्या था। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, आपके भी दिमाग में उठता होगा कि अगर हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाए, भाई चलो लगा देते हैं, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि हमने बल लगाया है वो भी विरूपक वाला बल, इससे उसके आकार में परिवर्तन हो गया, यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन जब हमने विरूपक बल हटाया तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ली। इसका मतलब क्या हो गया? यानी हमने इसको ताना था और छोड़ा और धीरे धीरे ये अपने स्थान पे आ गई, या हमने इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया, ये वाइब्रेट की धीरे धीरे अपने स्थान पे रुक गई। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ले रही है? इसका कारण क्या है? इसका गुण जो था उसका नाम अपन लोगों ने प्रत्यास्था रखा है। अब हम जानना चाहते हैं रीजन ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था का कारण। आखिर किसी भी वस्तु में प्रत्यास्था का क्या कारण है? किसी वस्तु में प्रत्यास्था का गुण क्यों पाया जाता है? प्रत्यास्था का कारण, प्रत्यास्था का कारण क्या बात है? बड़ी खांसी आ रही है डियर, कोई बात नहीं। चलिए हमें समझना है कि प्रत्यास्था के कारण क्या है। प्रत्यास्था के कारण क्या है? इलास्टिसिटी के रीजन क्या है? क्या हो सकता है रीजन भाई इसका? बताइएगा। रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, अब क्या भी लिखें आप, इतना तो सुनाई दे ही रहा होगा आपको। दरअसल कारण ये है, हम लोग फिर से शुरू करते हैं शुरुआत से। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक पिंड है
अब ये बात तो बता बता के मैं शर्माता हूँ कि मैं वही बात कितनी बार बताऊँ। ये किसी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ किसी अणु से, परमाणु से ऐड होके, कंबाइंड होके बना है। अब समझ रहे हैं आप कैसे बना है। अब अगर अणुओं के मिलने से या परमाणुओं के मिलने से ही किसी पिंड का निर्माण हुआ है, अब ये मत कहना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निर्माण भी पाया जाता है, वो हम भी जानते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे बाद में, वो अलग मुद्दा है। अभी यहाँ मुद्दा क्या है कि बात वही हुई, एटम या मॉलिक्यूल से दुनिया के हर एक बॉडी का निर्माण हुआ है। बिंदास है। और सामान्य अवस्था में जैसे ये बोर्ड है या ये मार्कर है या कोई भी वस्तु है, इसमें जो एटम होते हैं वो अपने स्थान पे, सॉलिड में अपने स्थान पे बिंदास पड़े होते हैं। मस्त जिंदगी कटती रहती है उनकी, एक स्थान पे उस सन मारे बैठा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मान रहा है। इसके बगल दूसरा आइटम रहा होगा या मॉलिक्यूल, इसके बगल तीसरा रहा होगा, चौथा रहा होगा, पांचवा रहा होगा। ऐसे इन्हीं के रिपीट होने से किसी एक सॉलिड का निर्माण हुआ है। ध्यान देना बच्चा, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है। तब चलते हैं। तो अब हमें यहाँ एटम 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 मिल रहे हैं, ढेर सारे एटम हैं। अब हम लेके चले आए अपना खतरनाक हथियार, क्या है भाई, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लेके आएंगे और इस पर लगाएंगे तो क्या होने वाला है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही मान विरूपक बल है ना, इसके आकार में, आकृति में परिवर्तन करता होगा। तो वो करता क्या है, इनके बल लगा दिया भाई तो खलबली मच जाएगी। अर्थात ये हुआ कि इसके जो एटम है ना वो दूर दूर भागने लगेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। खींच दिया, दबा दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आकार बदलना है। ये मत समझना कि बस खींचम खींच मचाना है, दबा भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, कुछ भी कर भाई, इसका आकार बदले बस, आकृति बदले बस। तो हमने विरूपक बल लगाया जिससे इसके एटम अपना स्थान छोड़ दिए बेचारे, और साम्य अवस्था से ये विस्थापित हो गए, कुछ इधर कुछ उधर, कहीं चले गए। और जैसे ये अपना स्थान छोड़ते हैं, है ना, इनके एटम के मध्य एक बल कार्य कर रहा था जिसका नाम होता है अंतरा आणविक बल, क्योंकि अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक, दूरी बढ़ गई, अंतरा आणविक बल घटेगा, क्योंकि दूर चले गए ना। दूरियां बढ़ने पे बालक हमेशा बल घटता है, याद रखिएगा। अगर आपको किसी से बोलना नहीं है ना, आप दूरियां बढ़ा लीजिए, रिश्ते खत्म हो जाते हैं बड़े आराम से, है ना। क्या बता रही हैं ये सब, और टॉपिक पे देखते हैं यार। तो हमें ये समझना है कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस को बढ़ाने पे बल घटेगा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बल कार्य करता है जिसका नाम है प्रत्यानयन बल। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। दरअसल इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। बड़ा रिस्टोर की होगी आप लोग, मोबाइल और लैपटॉप और भी न जाने क्या क्या, आप ही लोग जाने सब क्या कमाल किए होंगे। तो हमने क्या कहा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, नाम से लग रहा है रीस्टोर कर ले, यानी पुनः गेन कर ले, पुनः प्राप्त कर ले। तो प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी वस्तु को उसकी पुरानी अवस्था में लाने का क्या करता होगा, प्रयास। वेरी गुड, उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल कौन सा बल है, जो किसी वस्तु को उसकी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करे। चलिए अच्छी बात है। तो प्रत्यानयन बल थोड़ा समझ में आ गया हम लोगों को। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक फंडा और भी समझ सकते हैं। कभी आप जानते हैं जैसे ये एक दोलन करने वाली वस्तु है, ठीक है ना, ऐसे लटकी है, इसको मैं खींच के ले गया वहाँ पे, परिवर्तन करके छोड़ दिया, तो आप जानते हैं ना क्या होगा, सब जानते हैं, झूलना झूले हैं सब के सब, छोड़ेंगे फट से वस्तु यहाँ आएगी और यहाँ रुकना चाहेगी पर नहीं रुक पाएगी, यहाँ आएगी, फिर ये अपने आप वहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, वहाँ जाएगी। जब ये वस्तु इधर आई थी तो इसमें एक बल कार्य किया था पीछे की ओर, और अपने आप वो बल आया था, और वो बल इसको इसकी पुरानी अवस्था में ले जाएगा और यहाँ रुकने का प्रयास करेगा, और कुछ देर बाद धीरे 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 आखिरी में यहाँ रुक जाएगा। इसी बल को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। यानी प्रत्यानयन बल सदैव वस्तु को उसकी पुरानी अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास। और हमने यहाँ पर लगाया है प्रत्यानयन बल, जिसकी वजह से इसके एटम अपना स्थान छोड़ के निकल लिए हैं, साम्य यहाँ पर विस्थापित हो गया। अब क्या करेगा, प्रत्यानयन बल इसको, इसके एटम को साम्य में लाने का क्या करेगा, प्रयास, यानी वापस बुलाएगा, कहाँ चले गए थे, आ जाओ। तो याद करो एटम दूर क्यों गए थे, क्योंकि हमने विरूपक बल लगाया था और वस्तु तन गई थी। तो जब हमने
विरूपक बल लगाया और वस्तु दबी या तनी, एटम पास आए या दूर गए, विस्थापन हुआ तो प्रत्यानयन बल आएगा। उन्हें पुरानी अवस्था पर जब लाएगा तो जो उसका आकार था, जो उसकी आकृति थी, वो भी तो पहले जैसी हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यास्थता का बताइए कारण क्या है, तो आपका एक शब्द में अगर जवाब देने का मूड हो तो आप सीधे कहिएगा प्रत्यानयन बल, यानी रीस्टोरिंग फोर्स। वो कहेगा क्या है प्रत्यानयन बल, तो आप परिभाषा बताएंगे, प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी वस्तु को पुरानी अवस्था में लाने का उसका प्रयास करेगा, साम्य में लाने का प्रयास करेगा। अब पूछेगा साम्य क्या है, तो आप बताएंगे कि विरूपक बल लगाने से अणु जो होते हैं वो अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, है ना, वो अपनी पुरानी अवस्था पे जब प्राप्त आने लगते हैं वही उनका साम्य होता है। ठीक है, बेसिक है, आ गया होगा। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ गए प्रत्यास्थता का कारण क्या था। तो अब समझते हैं इसमें और आखिर होता क्या है। दरअसल जैसे मान लीजिए यही बेचारा मार्कर आखिर अकेला क्या क्या बनेगा चलो बनाते हैं जो जो बन सकता है। तो जो ये मार्कर है, अगर मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक ऐसी वस्तु है, देखना इसको दृढ़ पिंड ना बना देना, नहीं आप तो फिर हम ऐसे खींचते खींचते थक जाएंगे, वैसे हम इसे भी नहीं खींच पाएंगे। तो ये दृढ़ पिंड भी नहीं है, ये प्लास्टिक भी नहीं है, ये इलास्टिक है। तो हमने इसको ऐसे खींचा और छोड़ दिया तो ये पुरानी अवस्था प्राप्त करेगा, रुकेगा नहीं, आएगा जाएगा, रुकेगा रुकेगा, फिर रुक जाएगा। ठीक है, या ताना छोड़ दिया, कुछ भी किया, दबाया छोड़ दिया, जो भी हुआ होगा। हम यही समझना चाहते थे कि क्या ये ऐसा अगर हम जितना मन के उतना तान सकते हैं, दबा सकते हैं इसको इधर, नहीं। अगर इसको मैं टेढ़ा करते जाऊं तो एक सीमा के बाद अगर इसको मैं टेढ़ा कर दूंगा ना तो ये अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक शब्द यहां से ये समझ में आया, प्रत्यास्थता की सीमा। ये क्या है, ये सब हेडिंग है, आपको लिखना है, परिभाषाएं हम बोले हैं सबकी। तो समझते हैं प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। दरअसल प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं तो इसका मतलब आकार आकृति बदलेगा, लेकिन अगर हम एक सीमा से अधिक विरूपक बल लगा देते हैं तो वस्तु पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लौट कर वापस नहीं आती। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। बात समझ में आया। जैसे हम एक वस्तु को तानेंगे तो अपने स्थान तान के छोड़ देंगे, अपने स्थान पर लौट आई, और तान के छोड़ दिए लौट आई, और तान के छोड़ दिए लौट आई, एकदम तान दिए नहीं आ पाई। तो वह अधिकतम बिंदु जहां तक तानने के बाद लौट आई थी वही बोलेंगे क्या, प्रत्यास्थता की सीमा। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, आपने ये बात तो समझ लिया, पक्का डिगर समझ लिया, परिभाषा भी लिख लिया होगा कि प्रत्यास्थता की सीमा से तात्पर्य किस बात से है कि अगर हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो एक निश्चित बल से अधिक बल लगा देने पर वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं करती, वही निश्चित बल जिसके आगे जाने पर नहीं प्राप्त करती, वहीं तक की सीमा ही क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा। चलिए ठीक है यार, डजंट मैटर। अगला क्या है डियर, अगला हमें ये समझना है मतलब प्रत्यास्थ थकान, आखिर ये क्या है, प्रत्यास्थ थकान। अगली हेडिंग हमें समझना है प्रत्यास्थ थकान। दरअसल ऐसा फील हो रहा है जैसे हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, है ना, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, पता नहीं क्या धधराए पड़े हुए हैं, है ना। वही बात नहीं डियर, वेट करिए, सब बेहतरीन टॉपिक हैं और इन सभी टॉपिकों से चाहे इसके बाद सरफेस टेंशन आए, चाहे फ्लड आए, है ना, चाहे आपका हीट आए, जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक अपने आप में एक मजेदार टॉपिक है और हर टॉपिक से आपको आने वाले समय में क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, पक्का लिखवा लें हमसे। और दुनिया के हर एक पेपर में जहां विज्ञान आता होगा, ये पक्की बात है। अब आइए देखते हैं, इसलिए हम थ्योरी वाला पोर्शन भी छोड़ने वाले नहीं हैं, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझेंगे और बाकी तो आप देखेंगे ही। अब इसमें भौकाल क्या बनाया जाए, हमें समझना है प्रत्यास्थ थकान का मतलब क्या हुआ, आखिर इलास्टिक फटीग का मतलब क्या हुआ। फटीग क्या है समझ नहीं पा रहे हो क्या, दरअसल बड़ा बेशरम शब्द है, FATGUE, ऐसे कुछ होता होगा मीनिंग फटीग का, सही लिखा है, लिख देता हूँ मैं, सॉरी, FATIGUE। लो अंग्रेजी भी पढ़ लो हमसे थोड़ा सा। फटीग का मतलब होता है थकान, ठीक है ना, इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं श्रांति, श्रांति, ठीक है ना, शांति नहीं, श्रांति यानी फटीग, तो इसे बोलेंगे इलास्टिक फटीग। तो आखिर क्या है इलास्टिक फटीग, समझ लीजिए। प्रत्यास्थ थकान का मतलब क्या है, बस समझिए, आएगा। दरअसल प्रत्यास्थ थकान का मतलब ये होता है
कि अगर कोई वस्तु है वो लगातार अगर मान लीजिए कंपन कर रही है या उस पर लगातार प्रत्यास्थता का गुण अप्लाई किया जा रहा है, हम बार बार उस पर विरूपक बल लगा के हटा ले रहे हैं, तो एक समय बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये वस्तु थक गई है। नहीं आया ना, कोई बात नहीं। जैसे हम ये देखो, अपना मार्कर जिंदाबाद, ये दो वस्तुएं हैं। इस वस्तु को मैं पहले जाम किया यहाँ पे एकदम सीमेंट बालू सरिया लगा के, इसको ऐसे कंपन करा के छोड़ दिया, जो कंपन कर रहा है, फिर काफ़ी देर से मैं इसको कंपन कराया, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ देर बाद ये दूसरा वाला आया, समझ में आ रहा है ना, ये दूसरा पिलर है, ठीक, ये भी स्टील का बना है, जिस चीज़ का भी है कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसमें कंपन कराया, इसमें कंपन कराया, दोनों में साथ साथ कराया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो कंपन है ये धड़ाधड़ चल रहा है लगातार। मान चला ये 2 मिनट तक कंपन करेगा, पर ये जो है ये 1.5 मिनट में ही स्वाहा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो कंपन था ये लंबे समय तक चला, जबकि इसका कंपन लंबे समय तक नहीं चला। हमको लगा कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद आए, फिर हमने दोनों को बराबर बराबर कंपन करा दिया, सामने से छोड़ दिया खींच के, फिर हमने देखा दोनों बराबर समय 2 मिनट तक ये कंपन करते हैं। फिर मैंने इसको काफ़ी देर तक कंपन कराया, फिर रोका और दोनों को एक साथ कंपन कराया, तो हमने देखा ये देर तक कंपन किया लेकिन ये जल्दी रुक गया। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये कंपन करते हैं तो अपने स्थान पे लौट आता है। ये गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। भाई आ रहा है ना? तो ये गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। अब अगर ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है तो सेम टाइप की वस्तुएं थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि एक जल्दी रुक जाता था, एक बाद में रुकता था। इसका मतलब जल्दी वही रुकता था जिसको मैंने पहले ढेर कंपन करवा दिया था। यानी हमारे एक बात समझ में आ गई कि ये वस्तु जो पहले कंपन ज़्यादा कर ली है वो थक गई, इसलिए इसकी बराबरी नहीं कर पाई। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ थकान। तो प्रत्यास्थ थकान क्या है? हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि प्रत्यास्थ थकान क्या है, जिसमें किसी वस्तु पे हमने क्या किया, विरूपक बल लगाया और हटा लिया एक वस्तु पे लगातार काफ़ी देर तक, और दोबारा उसके साथ किसी दूसरी वस्तु में एक साथ जब हम लगाते हैं विरूपक बल तो हम देखते हैं कि पहली वाली वस्तु पहले कंपन करना बंद कर देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि पहली वस्तु थक गई। इसी को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ थकान। तो आई थिंक आप प्रत्यास्थ थकान या प्रत्यास्थ श्रांति का मतलब समझ चुके होंगे। पक्का क्लियर अच्छे से आ रहा होगा तो बताइएगा हमें नीचे कमेंट में, तो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, हमें लग रहा है कि थोड़ा हम स्लो समझा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पता ना, मतलब हम भी तो ऐसे ही कलाकार हैं, एक वीडियो डालेंगे 10 दिन गायब हो जाएंगे, 20 दिन फिर अचानक आएंगे, फिर वीडियो डालेंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो अब की बार से अचानक गायब नहीं होंगे, ये प्रॉमिस है, ठीक है ना, पक्का। चलो देखते हैं भाई कोई बात नहीं तो हमें प्रत्यास्थ थकान का मतलब भी समझ में आ गया। एक छोटा सा और है इससे संबंधित एक बात, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं यहीं कहीं अगल बगल। आप सभी पॉइंट्स को लिख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं लिख रहे होंगे, लिखिएगा जरूर डियर। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, आखिर ये क्या है? कुछ लोग कहेंगे अच्छा उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव का मतलब यहाँ पे प्रश्न उत्तर नहीं मिलने वाला। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव का मतलब ये होता है, क्या होता है? ये होता है, ये क्या होता है बताते हैं। जो प्रत्यास्थ प्रभाव, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव है, नाम से गणना उत्तर प्रभाव। यहाँ उत्तर से तात्पर्य है बाद में। जैसे अगर हम किसी वस्तु पे वही लगाएंगे भाई विरूपक बल, और कोई बल नहीं अपने पास इतनी वक्त, अभी तुमने यही पढ़ाया है। तो जब हम किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल लग गया तो उसका आकार और आकृति बदल गया होगा या प्रयास किया रहा होगा, खैर यहाँ बदल गया है। जब हम विरूपक बल लगाए और वस्तु की स्थिति आकार में परिवर्तन हो गया, अच्छी बात है, परिवर्तन हो गया। जब वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन हो गया तो हम जैसे ही विरूपक बल हटाएंगे, समझ गए ना, एक उस पर बल कार्य करेगा जिस बल का नाम है प्रत्यानयन बल, जो उसको पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। इसी गुण को हम कहते थे प्रत्यास्था। तो हमने इसको खींचा और छोड़ा, जब ये वापस गया तो जाने में कुछ न कुछ तो पक्का टाइम लगा होगा। ऐसा तो नहीं तुरंत अवतरित नारायण करके, ऐसा करने भी टाइम लगेगा, नारायण करने भी टाइम लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमने एक वस्तु पे जो कि प्रत्यास्थ वस्तु थी उस पे विरूपक बल लगाया, विरूपक बल को हटाया, तो वस्तु को अपनी साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब वो पुरानी अवस्था जहां आराम से ठाठ बाढ़ से बैठा था, है ना, अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त करने में
कुछ समय लगता है, कुछ समय पश्चता आ जाती है, कुछ टाइम अंतराल आ जाता है ना, समय अंतराल आ जाता है। इसी को ही, इसी घटना को ही कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है, हमें लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना, कि प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल हटा लेने पे वस्तु को अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने में कुछ देरी हो जाती है। इसी देरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। आया होगा डियर, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से नोट किया होगा। तो हमें अब इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। हमने ये समझ लिया कि प्रत्यास्थता क्या होती है। इसके बाद हमें समझना है प्रतिबल, है ना। आखिर प्रतिबल क्या है, समझेंगे प्रतिबल आखिर क्या होता है, ठीक है। प्रतिबल से तात्पर्य क्या है, अभी हम लोगों ने ये समझा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रत्यास्थ वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, कुछ भी है ये, और ये एक प्रत्यास्थ वस्तु है, मतलब ये अगर हम इस पर कोई एक विरूपक बल लगाएंगे तो ये अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेगा, पक्का प्राप्त कर लेगा। तो हमने इस पर कोई एक विरूपक बल लगा दिया, ठीक है ना। तो विरूपक बल लगा देने पे इसके एकांक पृष्ठ पर, इसके किसी भी एकांक पृष्ठ पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। क्या कहते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल हमेशा हम किसी भी विरूपक वस्तु पर लगाएंगे, विरूपित वस्तु पर जिस पर हमने कोई बाह्य बल लगाया हो। बात समझ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एकांक पृष्ठ पर, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो आप इसे लिखिएगा जरूर। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल। दरअसल किसके एकांक क्षेत्रफल पर, तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, विरूपित। तो विरूपित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं इन दोनों भाई लोगों में कि एक भाई साहब मिल गए हैं विरूपक बल और एक मिल गया है प्रत्यानयन बल। और काफ़ी दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, हम प्रत्यानयन बल कैसे जानते हैं कितना होता होगा। स्प्रिंग आपने देखा होगा, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूं और छोड़ दूं तो स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, आ जाती है। तो पुरानी अवस्था में आया क्या है, क्योंकि उसको एक बल लाया, उसी बल को हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। तो हमने उसको ताना तो हमें दम लगाना पड़ा। पता है हमें दम क्यों लगाना पड़ा, हमारे द्वारा कार्य किया गया, हमने दम लगा के खींचा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा था जो कहा तनने ना देंगे, और वो बल कौन सा बल था, प्रत्यानयन बल। तो अगर हमने बाहर की ओर खींचा 2 न्यूटन का बल लगा के, तो प्रत्यानयन बल भी अंदर लगा रहा होगा 2 न्यूटन। तो हमारे द्वारा किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर आरोपित बल जो होगा वही प्रत्यानयन बल होता है। क्लियर है कि नहीं, बस अंतर कितना है कि उसकी दिशा उल्टी होती है। तो हमने 2 न्यूटन लगाया तो प्रत्यानयन बल -2 न्यूटन होगा। क्लियर है ना। अब आगे समझिएगा। तो हमने कहा इस वस्तु पे एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, और ये प्रत्यानयन बल वही होगा जितना मैंने इस पे क्या लगाया है, विरूपक बल। तो अंदर की ओर इसकी सतह पर हर ओर यह बल कार्य कर रहा है। तो अब हमने क्या कहा, इस पूरे क्षेत्रफल पे, तो ए क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, इसके एक ए क्षेत्रफल पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, कुछ तो होगा ही होगा, तो हमने ए मान लिया। तो ए क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल हमने कितना लगाया है, एफ, और यही बल बना रहा होगा प्रत्यानयन बल। तो अब अगर हम इसके एकांक क्षेत्रफल पर निकाल लें, एक क्षेत्रफल पर, तो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रतिबल। तो इसका मतलब एक हिंदी में से क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। तो हमें क्या मिला, F/A, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही अपन लोग कहते हैं प्रतिबल। तो हमें प्रतिबल बराबर मिला F/A। क्या मिला, F/A। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं, आप लिखिएगा क्रम से ही। तो अगर हमें समझना है कि प्रतिबल बराबर हमें क्या मिला, तो F/A मिला। कोई बात नहीं डियर, प्रतिबल बराबर F/A हो गया।
हम इसका मात्रक समझना चाहते हैं, आखिर प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक तो पूरी दुनिया जानती है, वो होता है न्यूटन, और बटे ए का मतलब एरिया, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये प्रतिबल का मात्रक है। यूनो किसका? प्रतिबल का। अब आगे समझिएगा, इसका एक अन्य मात्रक, दरअसल ये MKS में है ना, ये SI पद्धति में है। अगर इसको हम चाहें तो न्यूटन का एक अन्य मात्रक होता है डाइन, यूनो डाइन वाला डाइन। तो डाइन पर सेमी स्क्वायर, वो डाइन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन, और ये सब तो पढ़ा होगा यार, 11th का शुरुआती है, बेसिक है, तो कॉमेडी है, अलग बात है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेमी स्क्वायर, हमें मिल गया प्रतिबल का मात्रक। एक बात और यहाँ समझना है, बेसिक पॉइंट है, जिसे हम लोग कहते हैं यह एक प्रदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? यह एक प्रदिश राशि है। डियर, आप यहाँ पर यह मान लीजिए कि ये एक प्रदिश राशि है। दरअसल हमारे अंदर एक खराबी भी है, हम बाल का खाल निकालने के चक्कर में टॉपिक के अंदर घुसते चले जाते हैं। तो अगर आपने हमसे वेक्टर नहीं पढ़ा तो ये आपका दुर्भाग्य है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, दुर्भाग्य दूर कर दिया जाएगा, आप कभी न कभी तो पढ़ ही लेंगे, किसी न किसी क्लास में आप देख लीजिएगा। बस अभी ये समझ लीजिए, हमने पढ़ाया है, जानते हैं कैसे होता है। अधिकांश बेचारे तो पास हो जाते हैं, हाई स्कूल इंटर बेचारे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सदिश क्या है, अदिश क्या है और प्रदिश क्या है। उनका टेंशन सारा इसी में लफड़ा पड़ा रहता है। पर कोई बात नहीं, हम बता देंगे क्या होता है। बाकी तो अनंत वीडियो पड़े होंगे, आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर देख लीजिएगा, आपको आना चाहिए। तो बाकी हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो प्रदिश राशि क्या है आप समझ गए होंगे। ये एक प्रदिश राशि है, बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना कि प्रतिबल एक कैसी राशि है, प्रदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दरअसल एक जाना पहचाना आइटम और जानते हैं आप लोग, जिसका नाम होता है दाब। अगर कभी सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना और अच्छी बात है, ज़्यादा मजा आएगा समझाने में। जो दाब है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक यूनो क्या होता है? न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर। तो देखो तो एक ही कंपनी का आइटम लग रहा है क्या? दोनों है ना। यहाँ पर भी एक बल लगा है, देखो F/A, इसे भी आप लिख देते अगर F/A, तब तो पूरा झोल झाल हो जाता। दाब और बल, प्रतिबल दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं, पर है नहीं कतई ऐसा, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है। दाब एक अलग आइटम है और प्रतिबल एक अलग आइटम है। तो समस्या है क्यों अलग है, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि दाब और प्रतिबल अलग अलग क्यों है। दोनों में हमने F/A लिखा है, भले ही वहाँ F का मतलब बल है और यहाँ पे F का मतलब प्रतिबल है। नो डियर, यहाँ F का मतलब क्या है? प्रत्यानयन बल या विरूपक बल। तो अंतर है चीज़ों में, समझेंगे, क्लियर करेंगे। दरअसल आज का मामला ये हो गया, इस क्लास को इनिशिएट करने में ही हो गया बड़ा झोल झाल, बहुत टाइम लग गया है ना। और अभी ऑफलाइन क्लास के बच्चे आने लगे हैं, तो भी शोर शराबा करेंगे बाहर तो मज़ा नहीं आएगी। इसलिए चलिए कोई बात नहीं डियर, हम लोग चीज़ों को समेटेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे आराम से। बस आपका काम ये है, इसको बिंदास देखिए, ये मेरी मेहनत जाया ना जाए। अगर हम इस बात को कैसे भी देर दराज करके आपको उपलब्ध करवा रहे हैं क्लास, आप बिंदास इसका एंजॉय करें। और आएगा एक एक शब्द फिजिक्स का, फिजिक्स क्या जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सब आएगा, बस आप धैर्य से देखें और मज़ा भी आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। चलिए ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का मतलब कल पक्का, ठीक है। बेस्ट आप लक।